नमिता और मयंक की विवाह पूर्व कोर्टशिप 3 माह तक चली थी और यह समय वासंती बयार की तरह गुजर गया था। दोनों के परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म कर दी थी और सगाई के बाद एक दूसरे को समझने के नाम पर दोनों ने शहर के सारे दर्शनीय स्थलों और रेस्तरां के चक्कर लगा लिए थे। मयंक अपने परिवार की तारीफ करता और बताता कि उसके माता पिताजी, भाई भाभी और सबसे बढ़कर उसकी रीना दीदी कितने अच्छे हैं। वे नमिता को कितने प्यार से अपनाएंगे और यह कि उसे उम्मीद है कि नमिता भी उन सब में घुल मिल जाएगी। वह यह भी आश्वासन देता कि नमिता के रिटायर्ड वृद्ध माता पिता का वो बहुत ख्याल रखेगा। नमिता को लगता उसका होने वाला पति एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति है और वह भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाती। पर कभी कभी कोई छोटी सी बात खटक जाती और संदेह के अंकुर डाल जाती। जैसे उस दिन मयंक ने पार्क में टहलते हुए झील की तरफ से आती ठंडे रेशम के एहसास को हवाओं में उड़ते नमिता के बालों को देखकर तारीफ की थी। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। नमिता ने मुस्कुराकर धन्यवाद तो मयंक बोल उठा, और तुम्हारी स्माइल तो उससे भी खूबसूरत है। मुझे लगता है तुम में कोई कमी नहीं है। सच, अगर तुम यह जॉब नहीं कर रही होती तब भी हर तरह से पत्नी के रूप में ग्रेट चॉइस होती। नमिता को कुछ असहज अनुभव हुआ, जैसे वह उसे एक कमोडिटी, एक वस्तु की तरह परख रहा हो। मयंक ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने लाजवाब गुणों के बारे में भी बता दूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी कहते हैं मेरी होने वाली पत्नी बहुत लकी होगी क्योंकि मैं अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर उसे खिलाऊंगा। तुम्हें कुकिंग आती है या नहीं? नमिता हंस पड़ी, कहा मुझे उतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं आती, बस दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती हूँ। कोई स्पेशल पकवान बनाने हो तो माँ हमेशा दीदी को कहती है। वे गजब का स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पढ़ाई और नौकरी की व्यवस्थाओं के बीच में विशेष कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन अब सीख लूंगी क्योंकि मुझे रुचि है सीखने में। मयंक उत्साह से बोला, अरे कोई बात नहीं, शादी पत्नी से खाना बनवाने के लिए थोड़ी की जाती है। खाना बनाने को हम एक कुक रख लेंगे, तुम तो बस सज धज कर इसी तरह सुंदर लगा करना। मेरा काम इसी से चल जाएगा। मयंक की इस बात ने नमिता का दिल बाग बाग कर दिया। कितने उदार हृदय का स्वामी है उसका मंगेतर। वो भविष्य के प्रति आश्वस्त हो गई। लेकिन ख्वाबों और उम्मीदों की बुनावट से बने हुए 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए और पति पत्नी बनते ही जिंदगी एक नई डगर पर चल निकली, जिसके शुरुआती सफर में झटके पर झटके खाती नमिता अक्सर मयंक से पूछ बैठती थी, और कहाँ गए वे हमारे सपने, वे इरादे। और मयंक कहता था, अब हम पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं, ख्वाब नहीं। नमिता उसकी बातों में घुली आत्ममुग्धता मिश्रित आत्मविश्वास के सामने उसे सही और स्वयं को गलत मानने की आदत डाल बैठी। शादी के दूसरे ही दिन मयंक ने उससे कहा, तुम इतना तेज तेज क्यों चलती हो? ससुराल में बहुओं की चाल तो मंथर होनी चाहिए। नमिता को बड़ी शर्म आई और वो अपनी ऑफिस वाली चाल ही ससुराल में चल रही थी। उसने अपनी चाल ठीक कर ली और कदम नाप नाप कर रखने शुरू कर किए। जो 15 दिन अपनी ससुराल में गुजारे, उसने हर संभव कोशिश की कि अपने व्यवहार से सास, माँ, रमा भाभी और रीना दीदी के दिल जीत ले, जिनकी जांचती परखती सी निगाहें हर समय उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। छुट्टियां खत्म हुई और दोनों ने जयपुर वापस आकर अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन मयंक बिना बात मुंह फुलाए रहा। नमिता ने उसे बहुत मनाया, पूछा, भला क्या बात हो गई, अचानक से इतना मूड ऑफ क्यों? मयंक ने कहा, मेरे घर पर लोग मेरे लिए बहुत चिंतित हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें घर चलाने का कोई सलीका ही नहीं, सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। सुनकर नमिता दुखी हो उठी। चलते समय सासू माँ, रमा भाभी और रीना दीदी से प्रेम पूर्वक मिलकर आई थी। उन्हें कीमती साड़ियां उपहार स्वरूप दी थी और वे सब स्टेशन पर उसे विदा करने आई थी। नमिता ने उनसे सहानुभूति और प्रेम की अपेक्षा की थी, इन शिकायतों की नहीं। जयपुर में मयंक शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता। नमिता ऑफिस से घर आकर यूट्यूब से विभिन्न व्यंजन बनाने की विधियां सीखने की कोशिश करती। मयंक भी एक ही उत्साह था। खाते वक्त वह उसके बनाए खानों की प्रशंसा कर लेता, लेकिन अपने दोस्तों के यहाँ पार्टियों में जब उसे ले जाता तो मित्र की पत्नी के बनाए भोजन की प्रशंसा में ये सब तो जरूर जोड़ देता, भाभी जी क्या डिनर बनाया था आपने, जरा हमारी श्रीमती जी को भी कुछ सिखा दें, अपनी जिंदगी तो दाल भात व भिंडी की भुजिया पर कट रही है। भाभी जी प्रसन्नता पूर्वक खिलखिला उठती और नमिता उदास हो जाती। बाद में मयंक इसके लिए भी उसकी क्लास लगाता। इतनी अनसोशल क्यों हो तुम? निहाल और सचिन की पत्नियों को देखा, कितनी हंसमुख हैं, तुम्हें तो बस मुंह लटका कर बैठ जाना आता है। मैं भी हंसमुख हो लेती अगर इस तरह सबके बीच तुम मेरी बुराइयां नहीं गिनवा रहे होते। कौन सी बुराइयां? अरे अपने बारे में हकीकत सुनना पसंद नहीं तुम्हें, और थोड़ा स्पोर्टिंगली लिया करो इन बातों को।
नमिता मन मारकर चुप हो जाती ऐसी बातों पर। उसने जान लगा दी कि घरदारी के कामों में एक्सपर्ट बन सके, पर मयंक को प्रसन्न कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। सारे घर की सफाई करके वह चमका देती तो मयंक को खिड़कियों पर धूल नजर आ जाती और उससे छुट्टी के दिन खिड़की दरवाजों को धुलाई में व्यतीत करवा देता। यदि कोई आगंतुक घर की स्वच्छता सुंदरता की प्रशंसा कर दे तो कहता, अरे ये तो मैं हूँ इतना सफाई पसंद, मुझे तो वहाँ धूल नजर आ जाती है जहाँ किसी की नजर नहीं जाती। रोज रोज के भाषणों से थकी और पकी हुई नमिता ने एक पल की इच्छा की, काश उसकी शादी किसी अव्यवस्थित शख्स से हुई होती। उसके लिए तो मयंक ने ना कभी किचन में हाथ आजमाया और ना कभी घर सजाया। वह कैसे जाने कि कितनी लकी है वो। इसी तरह कुछ और समय गुजरा और नमिता ने 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई। अब मयंक ने घर में एक कुक रख लिया था और उसकी मां भी उनके साथ रहने लगी थी। नमिता को अब नौकरी, घर, बच्चे तीनों मोर्चों पर जूझना होता था, लेकिन मयंक का रवैया सहयोगात्मक होने के बजाय और भी आक्रामक हो उठा। वह दिन रात नुक्ताचीनी के अतिरिक्त और कुछ ना करता। नमिता अपने तनाव को अपने वृद्ध माता पिता से उनके कुछ पूछने पर भी ना बताती थी, क्योंकि अपनी चिंताएं उन पर थोप कर इस उम्र में उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी सासू माँ के सामने दिल खोला कि वे अपने बेटे को समझाए तो शायद उसकी जिंदगी कुछ आसान हो जाए, लेकिन माताजी सब सुनकर संत मुद्रा में बोली, जब तुम दोनों में पड़ती नहीं तो आपस में बात ही ना किया करो, चक होगी भी नहीं और ना तुम्हें टेंशन होगा। नमिता ने माथा ठोक लिया ऐसी सलाह पर। माताजी ने घर के नौकर श्याम को लेकर भी नमिता को नसीहत दे दी, काम तो उसी को करने हैं, समय से काम करने के लिए उसके पीछे ना पड़ा करो, जैसा मन करे करने दिया करो, खुश रहेगा तभी घर में टिकेगा। श्याम भी घर में शक्तियों के संतुलन को समझ गया था। माताजी की चापलूसी में रहता, उनसे गप्पे लड़ाता रहता। नमिता घर और नौकरी के समय से कटौती कर बच्चों को समय देने की कोशिश करती, क्योंकि बच्चों की जरूरतों की उपेक्षा होने पर उसका हृदय अपने कामकाजी होने को लेकर अपराध बोध से भर जाता, पर इससे दूसरे असंतुष्ट हो जाते। और जैसे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने को होती, मयंक एक न एक चीज को लेकर बखेड़ा शुरू कर देता। किसी दिन उसके मैचिंग मोजे नहीं मिलते, किसी दिन नाश्ता पसंद का नहीं होता, किसी दिन शर्ट की धुलाई में कमी होती। मयंक दांत पीसकर उस पर चिल्लाता, न खुद पर कुछ करना चाहती है, न श्याम से ही काम लेना जानती है। उससे अच्छा होता मैंने किसी अनपढ़ लड़की से शादी की होती। यदि नमिता अपनी सफाई में कुछ कहती तो उसका जवाब होता, तुम्हारी माँ ने और कोई गुण तो सिखाए नहीं, हर बात का जवाब देना सिखा दिया है। नमिता का ड्राइवर रोज बरामदे में बैठा मयंक की बकबक सुनता। नमिता जानती थी ये लोग ऑफिस में जाकर गॉसिप करेंगे। इन सब चक्रों में वो ऑफिस प्रायः देर से पहुंचती और एक दिन बॉस ने इस बात के लिए मेमो दे दिया। शाम को दुखी नमिता ने मयंक को अपनी समस्याएं समझाने की कोशिश की, पर मयंक ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत है इतना कुशल अफसर बनने की, अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा कैरियर पर काम ध्यान दोगी तो भी चलेगा। 5वीं कक्षा में अर्जुन और अक्षय का परीक्षा परिणाम अपेक्षानुकूल नहीं आया। मयंक ने कहा, कम से कम बच्चों की देखभाल ही ठीक से कर लेती, बच्चे माँ की जिम्मेदारी होते हैं। माँ का उतरा चेहरा देखकर अर्जुन और अक्षय ने माँ से वादा किया कि वे आइंदा पढ़ाई में दिल नहीं चुराएंगे। समय गुजरने के साथ बच्चों ने पढ़ाई में बेहतरीन करना शुरू किया और देखते ही देखते 12वीं उत्तीर्ण कर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पा गए। जब नमिता और मयंक अक्षय को हॉस्टल छोड़ने गए मुंबई गए तो 4 दिन उन्हें मयंक की दीदी की बेटी डॉक्टर शिप्रा के यहाँ रुकना पड़ा। डॉक्टर शिप्रा अक्षय की स्थानीय अभिभावक बनी। शिप्रा की दिनचर्या नमिता के लिए अचरज भरी थी। वह सुबह 9:30 बजे अपने हॉस्पिटल के निकल जाती और संध्या 7-8 बजे तक छुट्टी मिलती उसे। बीच में मात्र आधे घंटे के लिए लंच लेने घर आती, जबकि नमिता अपने घर में लंच टाइम में समय से पहले भागी भागी आती, सबको अपने निरीक्षण में खाना खिलाकर ऑफिस वापस जाती, फिर ऑफिस से समय से आधे घंटे पहले आती ताकि बच्चों को शाम का नाश्ता करा के खेलने या ट्यूशन के लिए भेज सके और डिनर की तैयारी करवाए। इस चक्कर में खुद उसका खाना पीना और हुलिया तबाह हुए रहते। मयंक कहता, तुम दुनिया की सबसे अनस्मार्ट कामकाजी महिला हो। यहाँ शिप्रा हर वक्त संवरी हुई परफेक्शन की मिसाल दिखती थी। अपने कार्य क्षेत्र में भी वह बहुत कुशल थी और उसके ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स घर में सजे हुए थे। मयंक ने शिप्रा को इसके लिए बहुत शाबाशी दी और लौट कर भी वह उसके गुण गाते नहीं थक रहा था। नमिता ने यह भी देखा कि कैसे शिप्रा के घर पर उसकी सासू माँ ने किचन की देखभाल और सबको प्रेम से खिलाना सब अपनी निगरानी में संपन्न करवाया। घर के हर काम में शिप्रा से अधिक उसका पति सहयोग करता। रविवार का दिन था, घर पर कई काम मुंह बाएं उसका इंतजार कर रहे थे।
किचन रैक्स की सफाई करनी थी, पर्दे मशीन में धुलने को डालने थे, सर्दियों के कपड़े निकालने थे। अच्छा होते रहेंगे काम। नमिता ने खुद का रूखा सूखा चेहरा देख ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और सोचा फेशियल करवा लेना चाहिए। 2-3 बरस पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, उसी समय करवाया था। वो पर्स उठाकर निकलने लगी। मयंक ने टोका, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा ब्यूटी पार्लर से आती हूँ। सुनो, आज मेरा इंदौर वाला मित्र समीर अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ डिनर पर आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। हाँ, तो श्याम जी कर लेंगे, उसने रुखाई के साथ कहा और निकल गई। मयंक उसकी उद्दंडता पर चकित रह गया। 4 बजे लौटने के बाद उसने डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करवाई। तय समय पर समीर सह परिवार आ गया। उसकी पत्नी बहुत खुश मिजाज थी। उसने नमिता से उसके बनाए व्यंजनों की तारीफ की और रेसिपी पूछी। शाम अच्छी ही गुजर गई थी, पर उनके जाते ही मयंक उस पर बरस पड़ा। तुमने इतने बेमन से बाजार के रसगुल्ले स्वीट डिश में रख दिए। मेरे मित्र इतने सालों बाद आया था, क्या गाजर का हलवा नहीं बना सकती थी? गाजर नहीं थी घर में तो ले आती। सारा दिन तो बाजारों में घूमती रही हो, लेकिन इतना मैनेजमेंट तुमसे ना हो सका कि घर में जरूरत की चीजें मौजूद रहे समय पर। इसके बाद जो हुआ, मयंक ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। नमिता ऐसे सुलग उठी जैसे सूखी तिलियों की चिंगारी दिखा दे कोई। उसने आग्नेय नैनियों से देखते हुए मानो शब्दों को तोल तोल कर कहा, अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम खुद ही कर लेते। कोई जरूरत नहीं है कि सब कुछ दूसरे ही करें और तुम निंदक की परमानेंट पोस्ट पर विराजमान रहो। जब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है ही तो कभी उस ज्ञान को खुद भी उपयोग में लाया करो। कब तक दूसरों को बांटते रहोगे? यह कहकर उसने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई और उसने घर के कामों को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। आज उनका यह अबोला शुरू हुए 2 महीने बीतने को हैं। नमिता को बड़ा आराम है। ना बोलने के भी फायदे हो सकते हैं, यह तो उसने पहले सोचा ही नहीं था। अब ना तो हर घंटे पर चाय बनाओ की टेर लगती है और ना ही एक गिलास पानी देना की, और भांति भांति के दूसरे उन कामों से मुक्ति मिली जो पतिदेव को खुश करने के लिए किए जाते हैं, पर जिनसे पति देवता कभी खुश ही नहीं होते। अपना वक्त अपना है। जी भर के अपने कपड़ों, अपने मेकओवर और अपने ऑफिस के कामों को पकड़ में लाने पर खर्च किया जा सकता है। 18 सालों से वह दूसरों की प्रोग्रामिंग से रोबोट बनकर चलती रही। उसने आज न जाने कितने दिनों बाद एक पेंसिल स्केच बनाया है। भूल गई थी कि कभी वह उसकी प्रिय हॉबी हुआ करती थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर यह कि अब ताने नहीं सुनने पड़ते। ताने नहीं सुनने से अपना दिमाग एकदम शांत है और रचनात्मक सृजनात्मक हो रहा है। वे भी दिन थे जब इस शख्स से एक दिन ना बोलो तो मन खराब हो जाता था कि घर का वातावरण कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए। वो खुद जाकर संधि कर लेती थी, लेकिन अब वो संधि प्रस्ताव किस लिए दे जबकि उसे इस परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि पति ताने इसलिए नहीं सुनाता कि पत्नी में कमियां हैं, बल्कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो पत्नी को अपने हाथ का खिलौना समझता है। वह किचन में किसी काम से गई। मयंक ने दरवाजे से झांका और विनम्रता से कहा, सुनो, अगर तुम किचन में ही हो तो प्लीज 1 कप चाय बना दोगी? श्याम आज बीमार है। बनाती हूँ, उसने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर में माताजी और श्याम को चाय देकर वह मयंक को चाय लेकर लॉन में आई। मयंक ने अस्वाभाविक रूप से शब्दा भरी वाणी में कहा, अपनी भी चाय यहाँ ले आओ ना। नमिता अपना कप लेकर भी आई और एक लॉन में चेयर थोड़ा अपनी ओर खींच कर बैठ गई। कुछ एक पलों की असहज सी चुप्पी के बाद नमिता ने कहना शुरू किया, मैं आपको विनम्रता पूर्वक और सूचनार्थ कुछ बताना चाहती हूँ। मयंक ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने आगे कहा, अब से घर के काम मैं उसी सीमा तक करूंगी जितने से मेरे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो और मेरा कैरियर व व्यक्तित्व भी प्रभावित न हो। जैसे यदि मेरे हाथों की चाय पीनी है तो सुबह शाम नियत समय पर मिलेगी। छुट्टी के दिनों में 10 बार चाय पीने का मन हो तो आप और श्याम जी मिलकर मैनेज कर ले। कारण यह है कि आप सराहना तो मुझे इस जीवन में मिली नहीं, तो मैं कम से कम अपना व्यक्तित्व और जीवन को बचा हुआ अंश तो अपने लिए समेट लूं। आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वह प्रसिद्ध उक्ति तो सुनी ही होगी, सर्वनाशे समुत्पन्ने अद्वैतम त्यजित पंडित, यानी जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो कम से कम आधा बचा लेना ही बुद्धिमानी है। इतना कहकर नमिता खिलखिला उठी। मयंक को याद ही नहीं कि पिछली बार कब यह दब्बू नमिता इस तरह खुलकर हंसी थी। मयंक ने विस्मित आंखों से उसे देखते हुए दिल में कहा, ज्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले जल्दी ही मुंह के बल गिरते हैं, पर उसके होठ खुलकर यह बात नहीं कर पाए। बस उन पर एक फीकी सी मुस्कुराहट चिपक कर रह गई।